नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईएएस डेली न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और हमारे संविधान सीरीज का ये दूसरा भाग है जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना की, यानी प्रियम्बल की। आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल का सिंपल वैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आप कोई बुक खरीदते हैं, कोई आप पुस्तिका लेते हैं, उसके प्रथम पेज में एक्नॉलेजमेंट यानी प्रस्तावना लिखी जाती है। उस प्रस्तावना के अंदर आपको बताया जाता है कि इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है और इस पुस्तक में क्या क्या ऐसा लिखा हुआ है जो आप इसको पढ़ने के बाद आप कुछ अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं उस किताब को लेकर। और भारत के संविधान की बात करें तो प्रियम्बल जो कि हमारे लिखा गया था वो बनाया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पास किया गया था और उन्होंने बताया था कि हमारा जो संविधान सभा है वो किस उद्देश्य के द्वारा अपना कार्य काम करेगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही मॉडिफाइड कर कर ही हमारा प्रियम्बल बनाया गया था और प्रियम्बल हमारे संविधान बन जाने के बाद अडॉप्ट किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जब हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उस समय उन्होंने हमारे संविधान के प्रियम्बल में 3 शब्द को जोड़ा था, जो कि है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्षवाद और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 शब्द 1976 के अंदर जोड़े गए थे। इसका मतलब यह होता है कि इन शब्दों के जोड़ने के साथ हम इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, हमारे प्रियम्बल के अंदर संशोधन किया जा सकता है हमारे संशोधन के अंदर। साथ ही मैंने 2 शब्द और आपके लिए यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो। एक है थियोक्रेटिक और एक है एथेस्टिक। ये 2 टर्म जो हैं ये मैंने सेक्युलर नेशन के अपोजिट में 2 चीज़ें ऐसी और लिखी है, 2 ऐसी मेंटेलिटी या फिर आइडियाज और भी हैं। थियोक्रेटिक का मतलब होता है जो रिलीजियस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं किसी स्टेट में, यानी उनके लिए रिलीजियस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे थियोक्रेटिक सोसाइटी है। यहाँ पे जो रिलीजियस है वो बहुत ज़्यादा ही प्रभुत्व रखता है। और दूसरा एथेस्टिक। एथेस्टिक मतलब एंटी रिलीजियस। एंटी रिलीजियस का मतलब हुआ कि ऐसे देश जो हर धर्म के खिलाफ हैं, जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, जो एकदम गैर धार्मिक लोग हैं, उनको हम बोलते हैं एथेस्टिक। लेकिन हम बात करें सेक्युलर की, पंथ निरपेक्ष, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और ये हम सब जानते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में और बताऊंगा। और इंटीग्रिटी यानी अखंडता, ये तीनों शब्द 1976 के अंदर जोड़े गए थे। अब हम बात कर लेते हैं उन सभी शब्दों की जो हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखी गई है। पहला है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी यानी सॉवरेन, सॉवरेन यानी संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का सिंपल सा अक्षर यही होता है, मतलब ये होता है कि जब भी कोई राज्य, ये जो भी अपनी टेरिटरी होती है उसका जो राज्य होता है, राज्य का यहाँ मतलब होता है सरकार, जो उसको रन कर रहा है, जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जब भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो भी नियम कानून बनाता है, जो भी अपने देश के लिए कुछ भी कार्य करता है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, उसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का भी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि कश्मीर से होते हुए यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहां से होते हुए एक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, जो कि बिना भारत की इजाज़त के बनाया जा रहा है। तो भारत की टेरिटरी पे अगर कोई दूसरा देश आके अपनी रोड बना रहा है तो ये साफ सी हमारे भारत की सॉवरेनिटी को हर्ट करने की हम बात कह सकते हैं। सॉवरेनिटी हो गया। दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवादी। देखिए भारत का जो लोकतंत्र है वो जनसत्ता है, यानी जन कल्याण के ऊपर आधारित है। सोशलिस्ट समाज की सुनी जाती है, समाजवाद पे हमारा फोकस रहता है। तीसरा है सेक्युलर। देखिए सेक्युलर का सीधा सा मतलब है कि जो भी स्टेट होता है किसी भी कंट्री का, देखो स्टेट का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ सरकार से है। जो भी स्टेट होता है किसी भी कंट्री का, वो किसी भी अगर धर्म को नहीं मानता और किसी भी धर्म की अवहेलना भी नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं सेक्युलर। जैसे कि भारत के अंदर आपको सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, फारसी, क्रिश्चियंस, ये सभी तरह के धर्म आपको मिल जाएंगे और हमारे स्टेट का कोई सा भी धर्म नहीं है और हमारा जो स्टेट है वो सभी को एक समान नज़रों से देखता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही डेमोक्रेटिक है। जैसे कि संविधान जब मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ था कि हम भारत के लोग, यानी
जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे वो भी हम भारत के लोग थे, और हम भारत के लोग ही संविधान को अडॉप्ट कर रहे थे, यानी डेमोक्रेटिक, जनता ही इसको अडॉप्ट कर रही थी और जनता ने ही इसको बनाया। रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद होता है वो नॉमिनेटेड नहीं होता, वो निर्वाचित होता है, यानी इलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। जिसके राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति जो हमारे भारत के हैं उनका नॉमिनेशन नहीं होता, उनका इलेक्शन होता है, प्रॉपर इलेक्शन के होने के बाद ही वो चुने जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, यानी गणराज्य है इंडिया। जस्टिस, जस्टिस का मतलब है जी, दो तरह की जस्टिस होती है, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक होता है न्याय के समान क्षमता, यानी जो न्याय है उसके समान, उसके वो सभी को समान नजरों से देख रही है, किसी के साथ कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई आरक्षण नहीं है, सबको समान नजरों से देख रही है। एक जस्टिस होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी न्याय का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि जो हमारे समाज के अंदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएं, विशेष अधिकार दिए जाएं, ताकि वो भी अपनी जो दौड़ है, एक रफ्तार है हमारी दुनिया की जो चल रही है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकें और सस्टेन कर सकें। तो जस्टिस कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, हम इसको आगे कभी चर्चा करेंगे। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब लिक्विडिटी और इक्वालिटी और फेडरिटी, ये तीनों शब्द हैं। ये वैसे देखा जाए तो लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, ये सब तीनों हैं, ये फ्रांस की क्रांति से उठाए गए थे 1789 के अंदर, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, और इसके बाद ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीनों शब्द बहुत पॉपुलर हुए। लिबर्टी का मतलब है कि आपको एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी व्यक्तिगत गरिमा के बारे में बात की गई है। लिबर्टी का मतलब है जी आपको स्वतंत्रता है, आपको जंजीर से बांधकर हम नहीं रखेंगे। अगर आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इन हदों को पार ना करें, और आप स्वतंत्र हैं, आप भारत में कहीं पर जा सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी भी, इक्वालिटी मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को समान नज़रों से देखना और सबके साथ समान व्यवहार रखना। इसके अंदर आपके अवसरों की समानता भी आ जाती है, आरक्षण भी आ जाता है, और इक्वालिटी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। फेडर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व। देखिए जी हमारे भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, उन सब धर्मों के बीच में एक फेडर्निटी होनी चाहिए, एक देश भावना होनी चाहिए, और जो कि है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इतने सारे हमारे भारत में धर्म हैं, उन सभी के बीच में अगर ये सांठगांठ ना हो और संविधान इसका प्रयास ना करे तो शायद आज 70 सालों में इतना हमारा भारत ग्रो नहीं कर पाता। अब कुछ मुख्य बातें कर लेते हैं कि क्या हमारा जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का भाग है या नहीं। इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहा, बहुत सारे केस स्टडी की गई, और कभी ये हाँ कहा गया, कभी ये ना कहा गया। मैंने दो केस उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है बेरुवारी यूनियन केस 1960 के अंदर। 1960 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान है उसका प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं है। जी हाँ, बेरुवारी यूनियन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। संविधान जो प्रियम्बल है वो मात्र ये बताता है कि हमारे संविधानकर्ताओं की क्या उद्देशिका थी, वो किस तरीके से विचार रखा करते थे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसके आधार पर जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती केस, जो कि बहुत पॉपुलर केस है, जो कि 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, और ये सबसे अभी तक का हमारे हिस्ट्री के अमेंडमेंट का सबसे बड़ा केस माना जाता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल, ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है, और इसके अकॉर्डिंग हम अगर कोई हमें एम्बिगुएसी होती है किसी आर्टिकल को लेकर तो हम प्रियम्बल को पढ़कर हम उसके करश को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और प्रियम्बल के अकॉर्डिंग भी अपना जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जो लेजिस्लेचर होता है यानी जो हमारी विधायिका होती है वो प्रियम्बल में लिखे गए शब्दों का, प्रियम्बल में जो लिखा गया है उसको एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज नहीं कर सकती, और ना ही वो लेजिस्लेचर उन पॉइंट्स का या फिर उस प्रियम्बल का उनके आधार पर किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर सकती। और एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि नॉन जस्टिफिएबल है, यानी कोई भी व्यक्ति प्रियम्बल में लिखे गए किसी भी तरीके के शब्द या किसी भी तरीके के स्वतंत्रता न्याय के उपरांत न्यायालय के अंदर नहीं जा सकता, यानी ये
जस्टिसेबल नहीं है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, डीपीएसपी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको ये प्रियम्बल समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। और प्रियम्बल से रिलेटेड 2017 यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि जो लिबर्टी है वो किस किस चीज़ों की दे रखी है। तो उसमें ऑप्शन था इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इकोनॉमिक लिबर्टी का कोई भी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान प्रस्तावना में नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच गाइज।